हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग पेपर वन की रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट को कंटिन्यू करने वाले हैं। ऑलरेडी मैंने कल आपके साथ पेपर टू कॉमर्स की बिजनेस फाइनेंस की यूनिट को स्टार्ट किया, राइट। तो दोनों ही यूनिट्स को मैं क्या करूँगी, साइमल्टेनियसली इसके लेक्चर्स अपलोड करती रहूँगी ऑल्टरनेट डेज पे। एक दिन आपका रिसर्च एप्टीट्यूड का लेक्चर आ जाएगा, एक दिन आपका बिजनेस फाइनेंस का लेक्चर आ जाएगा, सो दैट दोनों ही पेपर वन एंड पेपर टू दोनों की ही प्रिपरेशन आपके नेट जेआरएफ एंड जेड की अच्छे से होती रहे, राइट। कमिंग टू आज का हमारा लेक्चर, जिसमें मैं पेपर वन की रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट को कंटिन्यू करने जा रही हूँ। ये रिसर्च एप्टीट्यूड का लेक्चर नंबर 12 है, जिसमें मैं आपके साथ क्या डिस्कस करने वाली हूँ, मेथड्स या तो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग के दो मेथड्स थे जो मैंने लास्ट 11th लेक्चर में डिटेल में आपको समझाए थे, राइट। एक होता है आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। और उन दोनों का मीनिंग समझा के लास्ट लेक्चर में मैंने आपको उन दोनों का डिफरेंस भी समझाया था, है ना। तो अगर आप में से किसी ने वो 11th लेक्चर को मिस किया है या बाकी सारे 11 लेक्चर्स को मिस किया है, तो मैं रिसर्च एप्टीट्यूड की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप जाइए वहां से जाके रिसर्च एप्टीट्यूड को जरूर से कवर कीजिए, स्पेशली अपने 11th लेक्चर को कवर जरूर कीजिएगा, बिकॉज अदरवाइज फिर इस 12th लेक्चर को आप सही से समझ नहीं पाएंगे, पूरी तरह समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि 11th एंड 12th लेक्चर आपस में इंटर रिलेटेड है, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर गोइंग ऑन दैट मैं बता दूं, मेरा नाम प्रियंका नाथानी है। मैंने अपना नेट एंड जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में 99.55 परसेंटाइल के साथ। साथ ही साथ मैंने अपना नेट इन मैनेजमेंट भी क्वालिफाई किया हुआ है अपने पहले ही अटेम्प्ट में। साथ ही साथ मैंने अपना महाराष्ट्र सेट भी क्वालिफाई किया हुआ है कॉमर्स सब्जेक्ट से अपने पहले ही अटेम्प्ट में। सो दिस वॉज माई ब्रीफ बैकग्राउंड। कमिंग टू जो स्टूडेंट्स अभी तक टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप जाइए वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कीजिए, बिकॉज पेपर से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन या अपडेट्स आती हैं, या इवन आपके जो लेक्चर्स हैं उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट होती है, वो सब मैं जरूर से टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ। तो जाइए आप उस चीज का भी बेनिफिट लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर, जो है मेथड्स या तो टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। बेसिकली दो ही मेथड्स होते हैं सैम्पलिंग के, एक होता है आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, दूसरा होता है आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। लास्ट जो 11th लेक्चर था रिसर्च एप्टीट्यूड का, उसमें मैंने आपके साथ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी डिटेल में डिस्कस किया था, नॉन प्रोबेबिलिटी भी डिटेल में डिस्कस किया था, और इन दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश बिटवीन भी कराया था, सो दैट आपको डिटेल में समझ में आए, राइट। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं उसमें तो फिर से डिटेल में नहीं जा सकती हूँ, बट मैं शॉर्ट में समझाती हूँ प्रोबेबिलिटी क्या था और नॉन प्रोबेबिलिटी क्या था। आपको एक रिवीजन हो जाएगी, क्विक रिवीजन हो जाएगी, एंड देन फिर हम अपने प्रोबेबिलिटी के सारे मेथड्स पे भी आएंगे और नॉन प्रोबेबिलिटी के सारे मेथड्स पे आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स की बात करूं, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड सिंपली मींस ऐसा मेथड जिसमें आपके पॉपुलेशन के हर एक मेंबर को क्या रहेगा, इक्वल चांस रहेगा सैंपल में सिलेक्ट होने का। उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड कहते हैं। जब आपकी ओवरऑल जो पॉपुलेशन है उसमें से हर एक मेंबर को इक्वल चांस है कि वो सिलेक्ट हो सकता है सैंपल में, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड कहते हैं, ठीक है। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, जब आपके पॉपुलेशन के हर एक मेंबर को इक्वल चांस नहीं होता है सैंपल में सिलेक्ट होने का, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड कहते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड सैम्पलिंग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड का एग्जैक्ट क्या है, ऑपोजिट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपके रिस्पोंडेंट्स को, आपके मेंबर्स को पॉपुलेशन के इक्वल चांस था सैंपल में सिलेक्ट होने का, एंड दूसरे तरफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड के केस में क्या होता है, आपके पॉपुलेशन में से हर एक मेंबर को इक्वल चांस नहीं होता है सैंपल में सिलेक्ट होने का, ठीक है। आई होप जो बेसिक मीनिंग है प्रोबेबिलिटी वर्सेस नॉन प्रोबेबिलिटी का, वो आपको अच्छे से क्लियर है। याद रखिएगा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के केस में आपको इक्वल चांस रहेगा सैंपल में सिलेक्ट होने का, और यहाँ पे आप क्या रहेंगे, आपको इक्वल चांस नहीं मिलेगा सैंपल में सिलेक्ट होने का। यानी कहीं ना कहीं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड के केस में क्या आ जाती है, बायसनेस आ जाती है। क्या आ जाती है, बायसनेस। बायसनेस यानी भेदभाव करने लग जाते हैं आप अपने मेंबर्स के साथ, और उस भेदभाव के हिसाब से आप क्या करते हैं, सैंपल को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है।
आई होप बेसिक मीनिंग और डिफरेंस क्लियर है दोनों का। अगर नहीं क्लियर है तो प्लीज 11th लेक्चर देखिए, वहां पे मैंने 10-15 मिनट में डिटेल में इनको समझाया था, राइट। सो वो देखिए, देन फिर आपको ये लेक्चर और भी बेटर वे में समझ में आएगा। अब कमिंग टू प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में कितने मेथड्स दिए हुए हैं? टोटल 4 प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स हैं, और दूसरी तरफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स में भी कितने मेथड्स दिए हुए? 4। आज के इस लेक्चर में हम ये चारों प्रोबेबिलिटी के भी नॉन प्रोबेबिलिटी के भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां से क्वेश्चन पक्का आता है। आप कोई भी नेट का पेपर 1 का कोई भी शिफ्ट का एग्जाम उठा के देख लीजिए या सेट का एग्जाम उठा के देख लीजिए, आपको मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग से, या तो कभी कभी वो क्या करता है, कभी कभी वो प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन पूछता है, कभी कभी वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन किसी ना किसी मेथड से क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। इसलिए याद से ये लेक्चर को पूरा देखेगा, कंप्लीट देखेगा, और मेक श्योर कीजिएगा कि आपको हर एक मेथड अच्छे से क्लियर हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स देख लेते हैं, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जैसे मैंने पहले समझाया, जब आपके पॉपुलेशन के हर एक मेंबर को क्या है, इक्वल चांस है सैंपल में सिलेक्ट होने का, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड कहते हैं। अब इसके अंदर 4 मेथड्स दिए हुए हैं। सबसे पहला मेथड है आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सेकेंड मेथड है आपका स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, ठीक है, थर्ड मेथड है आपका क्लस्टर सैम्पलिंग, एंड फोर्थ मेथड है आपका मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। एक एक करके हर एक मेथड को हम देखेंगे डिटेल में। क्यों? क्योंकि इन मेथड से आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम्स में, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग क्या है? जब आप क्या करते हो, आप अपनी ओवरऑल पॉपुलेशन में से एक सैंपल को कैसे चूज करते हो, रैंडमली चूज कर लेते हो, उसे ही हम क्या कहते हैं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। यहाँ पे आप क्या करते हो, आप अपनी पॉपुलेशन में से रैंडमली किसी को भी सैंपल में सिलेक्ट कर लेते हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं, ठीक है। इसका बेसिक, ये सबसे बेसिक टाइप ऑफ सैम्पलिंग होती है, और इसको यूज करके, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को यूज करके आप किसी और कॉम्प्लेक्स मेथड ऑफ सैम्पलिंग को भी आगे जाके अप्लाई कर सकते हो। यानी आप कभी कभी ऐसे भी कर सकते हो कुछ कुछ रिसर्च के केस में, कि पहले आप क्या करो, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग को यूज करो, और उसके बाद फिर किसी और सैम्पलिंग मेथड को यूज करके क्या कर सकते हो, अपनी रिसर्च को और बेटर कर सकते हो, अगर आपके रिसर्च की वो रिक्वायरमेंट है तो। अगर मैं सिंपली बोलूं, शॉर्ट में बोलूं, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड क्या बोलता है, ये एक ऐसा टाइप का सैम्पलिंग मेथड है जिसमें आप अपनी ओवरऑल पॉपुलेशन में से क्या करते हो, रैंडमली किसी को भी पिक कर लेते हो एज अ सैंपल। जैसे से फॉर एग्जांपल आपके से स्कूल में, से फॉर एग्जांपल आपके स्कूल में क्या है, कोई कंपटीशन है, ठीक है, और यहाँ आपके स्कूल में सपोज चॉकलेट देने कोई आया है, तो आप क्या करते हो, किसी भी रैंडमली किसी भी बच्चे को उठा के क्या कर देते हो, उस स्कूल में से चॉकलेट्स दे देते हो, राइट। तो वो क्या है, वो है आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। आपने कोई क्राइटेरिया नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, आपने रैंडमली किसी भी स्टूडेंट को सिलेक्ट कर दिया एंड उसको आपने चॉकलेट दे दिया, राइट। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑब्वियस है सभी को इक्वल चांस मिला है ना, हर एक बच्चे को चांस था कि उसको चॉकलेट मिल सकता है। अब मिलेगा किसको, वो तो बहुत ही रैंडम है, किसी को भी टीचर ने दे दिया, वो टीचर की मर्जी। बट यहाँ पे क्या हुआ, रैंडमली किसी ना किसी को चॉकलेट मिल जाएगा, ठीक है, और सभी को इक्वल चांस होगा सैंपल में सिलेक्ट होने का, ठीक है। आई होप जो फर्स्ट मेथड ऑफ सैम्पलिंग है वो अच्छे से क्लियर है, ठीक है। कमिंग टू सेकेंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, जो है आपका स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। अब स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या होती है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग का दूसरा नाम है प्रपोर्शनल रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग का दूसरा नाम क्या है, प्रपोर्शनल रैंडम सैम्पलिंग। आपको ये दूसरा नाम भी याद रखना है, बट मोस्टली पेपर में क्या बोलता है, मोस्टली वो पेपर में आपको स्ट्रैटिफाइड नाम ही देता है, ठीक है। तो अब स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या होता है, आप अपनी पूरी की पूरी जो पॉपुलेशन है उसको होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड करते हो, और इस होमोजीनियस ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, इन होमोजीनियस ग्रुप्स को हम स्ट्रैटा कहते हैं। मतलब कि जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एंड आगे क्या बोल रहा है वो भी देख लेते हैं, फिर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ये स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग समझाती हूँ। आपने क्या किया, ओवरऑल एक पॉपुलेशन ली, उस पॉपुलेशन में क्या किया, होमोजीनियस ग्रुप्स बनाए, जिसको आपने नाम क्या दे दिया, स्ट्रैटा करके नाम दे दिया। अब आप क्या करोगे, रैंडम सैंपल निकालोगे इन स्ट्रैटिफाइड ग्रुप्स में से। आपने जो स्ट्रैटास बनाए थे उसमें से आप रैंडमली किसी को भी पिक कर लोगे इन प्रपोर्शन टू देयर
पॉपुलेशन। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मेथड कहते हैं। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग मेथड में क्या होता है, यहाँ पे आपकी ओवरऑल एक पॉपुलेशन रहती है, उस पॉपुलेशन को आप क्या करते हो, होमोजीनियस ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हो। उन होमोजीनियस ग्रुप्स को हम बोलते हैं स्ट्रैटास। अब इन स्ट्रैटास में से आप क्या करते हो, रैंडमली किसी को भी पिक कर लेते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कहते हैं। जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जाम्पल के तौर पे समझिए कि जैसे सपोज एक स्कूल है, ठीक है। अब एक स्कूल है तो स्कूल में क्या होगा, आप सभी स्टूडेंट्स को क्या कर देते हो, स्ट्रैटास में बांट देते हो, होमोजीनियस ग्रुप्स बना देते हो, राइट। स्टैंडर्ड 1 2 3 4 ऐसे लेके 10th स्टैंडर्ड तक आप क्या कर रहे हो, जो सिमिलर एज ग्रुप के बच्चे हैं उनको आप क्या कर रहे हो, एक स्टैंडर्ड में डिवाइड कर दे रहे हो, राइट। तो पहले पहले मैंने क्या कर दिया, स्ट्रैटा क्रिएट कर दिया, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 उनका स्टैंडर्ड डाल दिया। अब मैं क्या करूंगी, हर एक स्टैंडर्ड में से रैंडमली किसी भी बच्चे को पिक कर रही हूँ एज पर द पॉपुलेशन, as per the proportion to the population। उनके क्लास में कितने बच्चे हैं उसमें से मैं रैंडमली किसी को भी पिक कर रही हूँ इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन। इसी को ही हम क्या कहते हैं, इसी को ही हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कहते हैं। आप इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा, आपको बहुत अच्छे से फिर ये याद आ जाएगा। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग का एग्जाम्पल क्या है, आपके स्कूल में सपोज आपको क्या कर दिया, अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किए दिया, क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3, स्टैंडर्ड 1 स्टैंडर्ड 2 स्टैंडर्ड 3 ऐसे का क्या मैंने आपको क्या कर दिया, होमोजेनियस ग्रुप स्ट्रैटास में डिवाइड कर दिया। एंड फिर हर एक स्ट्रैटा में से, हर एक क्लास में से मैं क्या कर रही हूँ, रैंडमली किसी भी स्टूडेंट को पिक कर रही हूँ इन प्रपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन। अगर किसी क्लास में 60 बच्चे हैं तो मेरी प्रपोर्शन होगी सपोज उसमें से मुझे 6 लेने, अगर किसी क्लास में 50 बच्चे हैं तो मुझे उसमें से कितने लेने हैं, 5 लेने। ऐसे करके मैं क्या करूंगी, रैंडमली कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को सिलेक्ट कर लूंगी उन होमोजीनियस ग्रुप्स में से, उन स्ट्रैटास में से। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है, आई होप सबको स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग क्या है वो अच्छे से क्लियर है। नहीं भी तो आगे जाके एक 2-4 मिनट के बाद ही एक इमेज आने वाली है, उसमें मैं फिर से ये आपको समझा दूंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो थर्ड टाइप ऑफ सैम्पलिंग मेथड है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है आपका, जो थर्ड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है वो कौन सा है आपका, क्लस्टर सैम्पलिंग। अब क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ना, मैं अभी बता रही हूँ, एक तो स्ट्रैटिफाइड में और दूसरा क्लस्टर में डिफरेंस ही नहीं कर पाते, उनको ये दोनों सेम लगने लगते हैं क्योंकि इन दोनों में ना बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है। तो पहले अभी हम क्लस्टर समझ लेते हैं, फिर मैं क्या करूंगी नेक्स्ट, इसके बाद मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगी जिससे मैं स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर का डिफरेंस क्लियर करूंगी। बट आप एग्जाम्पल भी अगर याद रखेंगे स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर का तो उससे भी आपको बट ऑब्वियस है कि दोनों का डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। अब क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होता है, रिसर्चर क्या करता है, यहाँ पे अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड करता है स्मॉलर ग्रुप्स में और इन ग्रुप्स का नाम क्या रख देता है, क्लस्टर। आपने क्या कर दिया, आपकी ओवरऑल पॉपुलेशन में से छोटे छोटे ग्रुप्स बना दिए। अब यहाँ पे और स्ट्रैटिफाइड में फर्क क्या होता था, स्ट्रैटिफाइड में जब आप ग्रुप्स बनाते थे तो वो ग्रुप्स कैसे रहते थे, वो ग्रुप्स होमोजीनियस होते थे, राइट। और यहाँ पे क्लस्टर सैम्पलिंग के केस में जब आप ग्रुप्स बनाते हो तो आपके ग्रुप्स कैसे रहते हैं, आपके ग्रुप्स रहते हैं हेट्रोजीनियस। आपके ग्रुप्स कैसे रहते हैं, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस यानी कि डिफरेंट, आप मिक्स में बना लेते हो, अलग अलग टाइप के बच्चों को आपने क्या कर दिया, एक मिक्स सा ग्रुप बना दिया और उन ग्रुप्स को क्या नाम दे दिया, क्लस्टर नाम दे दिया। डिफरेंस समझेगा, होमोजीनियस स्ट्रैटिफाइड के केस में आपने क्या किया था, ग्रुप्स बनाए थे और वो ग्रुप्स कैसे थे, होमोजीनियस थे। यहाँ पे भी आप क्लस्टर के केस में भी आप क्या बनाते हो, ग्रुप्स बनाते हो, बट वो ग्रुप्स कैसे हैं, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस यानी डिफरेंट डिफरेंट, आपने बच्चों को मिक्स मैच करके आपने क्या बना दिया, उनका एक ग्रुप बना दिया। अब आप क्या करते हो, रैंडमली इन क्लस्टर्स में से किसी भी क्लस्टर को सिलेक्ट कर देते हो, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसे ही हम क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, पहले तो आप एक ओवरऑल पॉपुलेशन ले रहे हो, ठीक है, उस पॉपुलेशन में से आप क्या कर रहे हो, आप हेट्रोजीनियस ग्रुप बना रहे हो। हेट्रोजीनियस यानी अलग अलग लोगों को मिला के आप एक ग्रुप बना देते हो जिस ग्रुप का आप नाम रखते हो क्लस्टर। अब आपने सपोज 3 क्लस्टर बना दिए, ओवरऑल पॉपुलेशन थी, सपोज ये आपकी ओवरऑल पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन में से आपने क्या किया, आपने 3 क्लस्टर्स बना दिए, 3 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्लस्टर्स बना दिए जिसमें अलग अलग टाइप के लोग थे। ये आपका क्लस्टर 1, ये आपका क्लस्टर 2, ये आपका क्लस्टर 3। अब आपने क्या किया,
इन तीनों में से किसी भी एक क्लस्टर को या कितने भी नंबर ऑफ क्लस्टर्स को आपने रैंडमली सिलेक्ट कर दिया, सपोज मैंने रैंडमली क्लस्टर नंबर 2 को सिलेक्ट कर दिया एज माय पॉपुलेशन, सो दिस इज क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है, ये टाइप की सैम्पलिंग कब यूज की जाती है? जब आपकी पॉपुलेशन बहुत ही लार्ज होती है और आपकी जो पॉपुलेशन है बहुत ही वाइडली जोग्राफिकली डिस्पर्स्ड रहती है। डिस्पर्स्ड यानी कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही फैली हुई है, बहुत दूर दूर है आपस में वो पॉपुलेशन, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो? आप क्लस्टर सैम्पलिंग का यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, सपोज ये एक स्कूल है, ठीक है, स्कूल में से मैंने क्या कर दिया, पूरे स्कूल के ये ओवरऑल बच्चे हैं, ये मेरी ओवरऑल क्या है? पॉपुलेशन है। ठीक है, ये ओवरऑल जो स्कूल के जितने भी नंबर ऑफ बच्चे थे वो थे मेरी ओवरऑल पॉपुलेशन। अब इन सभी बच्चों को मैंने क्या कर दिया? 3 ग्रुप्स में बांट दिया, जिन ग्रुप्स का मैंने क्या नाम रखा? क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3। ठीक है, अब ग्रुप्स कैसे बांटे? सपोज मुझे सपोज डांस कंपटीशन करना था, तो रैंडमली मैंने कुछ बच्चों को उठा के कोई भी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे मिक्स मैच में मैंने क्या कर दिया? कुछ बच्चों को क्लस्टर 1 में डाल दिया, कुछ बच्चों को क्लस्टर 2 में डाल दिया, कुछ बच्चों को क्लस्टर 3 में डाल दिया। यानी यहाँ पे मैंने जो क्लस्टर बनाए थे वो कैसे थे? वो आपके हेट्रोजीनियस थे। क्यों हेट्रोजीनियस थे? क्योंकि फर्स्ट स्टैंडर्ड का भी बच्चा है किसी क्लस्टर में, 10th का भी है, 9th का भी है, 8th का भी है, तो मैंने सबको मिक्स कर दिया है ना एक एक क्लस्टर में। और फिर मैंने क्या किया? रैंडमली एक बार सब बच्चे सारे के सारे मेरे जो ओवरऑल स्टूडेंट्स थे उनको मैंने क्या कर दिया? 3 क्लस्टर में डिवाइड तो कर दिया, फिर मैंने रैंडमली किसी भी एक क्लस्टर को सिलेक्ट कर दिया एज माय सैंपल, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको इसका जो मीनिंग है वो अच्छे से क्लियर है। अगर नहीं भी क्लियर है तो अब आने वाली इमेज से और बेटर क्लियरिटी आ जाएगी। ठीक है, ये जो आपकी इमेज है, इस इमेज में एक तरफ है आपका लेफ्ट हैंड साइड है आपका स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग और राइट हैंड साइड है आपका क्लस्टर सैम्पलिंग। ठीक है, अब स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में क्या है? जैसे मैंने पहले समझाया था, आप क्या करते हो? आप अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड करते हो इनटू डिफरेंट स्ट्रैटाज। आप अपनी पॉपुलेशन को किस में डिवाइड करते हो? इनटू डिफरेंट स्ट्रैटाज। और वो स्ट्रैटाज कैसी रहती है? वो स्ट्रैटाज आपकी होमोजीनियस रहती हैं। कैसी रहती हैं? होमोजीनियस रहती है। जैसे सपोज यहाँ पे क्या किया गया है, आप देख सकते हो, सारे ब्राउन वाले एक साइड कर दिए, सारे ब्लू वाले एक साइड कर दिए, सारे वॉयलेट वाले एक साइड कर दिए, सारे रेड वाले एक साइड कर दिया ना। तो हमने क्या किया? जो ग्रुप्स बनाए थे वो ग्रुप्स कैसे बनाए थे? वो सारे के सारे ग्रुप्स बनाए थे होमोजीनियस, जो सेम टाइप के लोग थे उनका एक ग्रुप बना दिया, एक स्ट्राटा बना दिया। अब इस ग्रुप में से मैं रैंडमली क्या कर रही हूँ? हर एक स्ट्राटा में से रैंडमली किसी को भी पिक कर रही हूँ, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कहते हैं। जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था, पहले आपको एग्जांपल दिया था कि आपने क्या किया? आपने ओवरऑल स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स थे आपने उनको सपोज स्टैंडर्ड में डिवाइड कर दिया। ये आपका स्टैंडर्ड 1 है, स्टैंडर्ड 2 है, स्टैंडर्ड 3 है, ठीक है, स्टैंडर्ड 4 है, फिर स्टैंडर्ड 5 है एंड देन स्टैंडर्ड 6 है। ऐसे करके आपने अलग अलग स्टैंडर्ड्स में सारे बच्चों को डिवाइड कर दिया ना, तो सारे बच्चे होमोजीनियस हुए ना। फर्स्ट क्लास के बच्चे सेम है, सेकेंड क्लास के बच्चे आपस में सेम है, थर्ड क्लास के बच्चे आपस में सेम है। अब आपने इनको अलग अलग स्टैंडर्ड में डिवाइड करके आपने क्या कर दिया? रैंडमली हर एक स्टैंडर्ड में से कुछ 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 स्टूडेंट्स को पिक कर लिया अपने हिसाब से, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं क्लस्टर सैम्पलिंग की बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आप क्या बनाते हो? आप अपनी ओवरऑल पॉपुलेशन में से क्या बनाते हो? क्लस्टर्स बनाते हो। क्या बनाते हो आप? यहाँ पे क्लस्टर्स बनाते हो। क्लस्टर्स यानी ग्रुप्स बनाते हो। लेकिन ये जो आपके ग्रुप्स रहते हैं, ये जो आप क्लस्टर्स बनाते हो, ये ग्रुप्स, ये क्लस्टर्स कैसे रहते हैं? ये ग्रुप्स, ये क्लस्टर्स हेट्रोजीनियस रहते हैं। कैसे रहते हैं? हेट्रोजीनियस रहते हैं। हेट्रोजीनियस यानी आपस में डिफरेंट होते हैं। देख सकते हैं आप, इधर सब मिक्स वाले लोग हैं, है ना, इधर भी सब मिक्स कलर वाले लोग हैं, इधर भी मिक्स है, सब जगह पे क्या है? अलग अलग लोग, अलग अलग वेराइटी के लोग क्या है? मिक्स में एक ही ग्रुप में डाल दिए गए हैं। एंड फिर आप रैंडमली क्या कर रहे हो? पूरे के पूरे क्लस्टर को पिक कर रहे हो, है ना। यहाँ पे हमने क्या किया था? यहाँ पे हमने हर एक स्ट्रैटा में से लोग उठाए थे, लेकिन यहाँ पे आप क्लस्टर सैम्पलिंग के केस में क्या करते हो? आप अलग अलग क्लस्टर्स क्रिएट करते हो, फिर पूरे के पूरे क्लस्टर को एज अ सैंपल सिलेक्ट कर लेते हो, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? उसे ही हम क्लस्टर सैम्पलिंग
कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि सपोज आपके कॉलेज में क्या है, ओवरऑल आपके कॉलेज या आपके स्कूल में क्या है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको क्या कर दिया, अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग क्लस्टर्स में डिवाइड कर दिया। कोई हो सकता है फर्स्ट क्लास का बच्चा हो इसमें, कोई सेकंड का हो, कोई थर्ड का हो, ऐसे करके हर एक क्लास के बच्चों को मिक्स करके अलग अलग क्या कर दिए, 6 क्लस्टर बना दिए। अब इन 6 के 6 क्लस्टर्स में से रैंडमली आपके प्रिंसिपल ने क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया कि ठीक है क्लस्टर 1 का और क्लस्टर 5th का बच्चा क्या करेगा, ये बच्चे क्या करेंगे, डांस कंपटीशन में जाएंगे। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, क्लस्टर सैम्पलिंग कहते हैं। याद रखना, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग के केस में आप जो स्ट्रैटास बनाते हो वो कैसे हैं, होमोजीनियस है, और क्लस्टर सैम्पलिंग के केस में जो आप क्लस्टर बनाते हो वो विद इन से कैसे हैं, हेट्रोजीनियस है। यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, आप ओवरऑल हर एक स्ट्रैटा में से सैंपल को सिलेक्ट कर रहे थे, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पूरे के पूरे क्लस्टर को ही सिलेक्ट कर रहे हो एज योर सैंपल। ठीक है, आई होप आपको स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर सैम्पलिंग का जो डिफरेंस है वो क्लियर है। अगर नहीं भी तो मैं इसका जो डिटेल में चाहते हो अगर आप तो मैं इसका क्या कर सकती हूँ, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रैटिफाइड और क्लस्टर भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा सकती हूँ। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको जरूर से वो लेक्चर भी नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड की तरफ, जो है आपका मल्टी स्टेज सैम्पलिंग। अब मल्टी स्टेज सैम्पलिंग अपने नाम से काफी हद तक क्लियर है। ये ऐसा टाइप का सैम्पलिंग है जिसमें आप क्या करते हो, अपनी पॉपुलेशन को डिवाइड करते हो इनटू क्लस्टर्स, इनटू ग्रुप्स। आप क्या बनाते हो, क्लस्टर्स बनाते हो। ठीक है, और इसी क्लस्टर्स में से आप क्या करते हो, मल्टी मल्टी क्लस्टर्स को सिलेक्ट कर लेते हो। राइट, यहाँ पे आप क्या करते हो, ये एक टाइप का क्या है, ये एक टाइप का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है किसका, क्लस्टर सैम्पलिंग का। अभी अभी हम क्लस्टर सैम्पलिंग पढ़ के आए। राइट, जिसमें आप क्या करते हो, पूरी की पूरी पॉपुलेशन को डिवाइड करते हो इनटू डिफरेंट क्लस्टर्स, एंड इन क्लस्टर्स में से ये जो पॉपुलेशन है इसको आप क्या करते हो, क्लस्टर्स में डिवाइड करते हो। हेट्रोजीनियसली आप उनको मिक्स मैच करके डिवाइड कर लेते हो, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हो जिसका आप नाम रखते हो क्लस्टर। एंड इस क्लस्टर में से आप क्या करते हो, रैंडमली किसी भी पूरे के पूरे एक दो या जितने भी आपको क्लस्टर सेलेक्ट करने हैं उतने आप क्लस्टर सेलेक्ट कर लेते हो। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कहते हैं। क्यों, क्योंकि आपने यहाँ पे मल्टीपल स्टेजेस फॉलो की। पहले आपने क्लस्टर बनाया, फिर आपने पूरे के पूरे कुछ क्लस्टर्स को सिलेक्ट किया, तो आप मल्टीपल लेवल पे क्या कर रहे हो, सैम्पलिंग कर रहे हो। तो इसलिए इसको मल्टी स्टेज सैम्पलिंग भी कहा जाता है। और ये क्लस्टर सैम्पलिंग का ही क्या है, एक एडवांस्ड फॉर्म है, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। नो डाउट ये क्लस्टर सैम्पलिंग ही है, लेकिन उसका सिर्फ एक एडवांस फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाता है, इस सैम्पलिंग मेथड में आप क्लस्टर्स को सिलेक्ट करते हो और इन क्लस्टर्स को सिलेक्ट करके स्प्लिट करते हो इनटू सब ग्रुप्स एट वेरियस स्टेजेस टू मेक सिंपलर फॉर प्राइमरी डेटा कलेक्शन। यहाँ पे क्या करोगे, पहले आपने क्लस्टर बना दिए, क्लस्टर में से सपोज आपने क्लस्टर नंबर 2 को सिलेक्ट कर लिया। अब इस 2 में से आप क्या करोगे, क्लस्टर नंबर 2 में जितने भी लोग थे उसको अगेन आपने क्या किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब उन 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद ये जो थर्ड पार्ट था उसको आपने क्या कर दिया, एज अ सैंपल सिलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, मल्टीपल स्टेज पे आपने सैम्पलिंग की। पहले आपने क्लस्टर बनाने के टाइम पे सैम्पलिंग की, फिर आपने क्लस्टर बनाने के बाद रैंडमली किसी एक क्लस्टर को सिलेक्ट किया या 2-4 क्लस्टर को सिलेक्ट किए, फिर उन 2-4 क्लस्टर में से अभी आपने सेकेंड क्लस्टर को सिलेक्ट करके रैंडमली क्या किया, आगे फिर से उसको स्प्लिट कर दिया। एंड स्प्लिट करने के बाद भी आप फिर से किसी क्लस्टर को ले रहे हो। तो आपने मल्टीपल स्टेजेस पे यहाँ पे सैम्पलिंग की है, इसलिए इसको क्या कहलाया जाता है, इसको मल्टी स्टेज सैम्पलिंग कहा जाता है। और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है किसका, क्लस्टर सैम्पलिंग का। ठीक है, आई होप मल्टी स्टेज सैम्पलिंग क्या है वो अच्छे से क्लियर है आपको। ठीक है, कमिंग टू लास्ट एंड फिफ्थ मेथड ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसका नाम क्या है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। ठीक है, सिस्टमैटिक क्या है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड अगेन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है, जिसमें आप क्या करते हो, आप सारे के सारे पॉपुलेशन को क्या करते हो, आप रैंडमली सिलेक्ट करते हो एवरी kth एलिमेंट फ्रॉम द पॉपुलेशन। सपोज क्लास में क्या है, 100 बच्चे। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स है आपके क्लास में, 100 स्टूडेंट्स है। अब आपको सिलेक्ट करना है इन 100 स्टूडेंट्स में से किसी को एज अ सैंपल। तो आप क्या कर रहे हो, आपने बोल दिया हर 5th बच्चा क्या होगा, मेरा सैंपल होगा। यानी पहले क्या होगा, 5th नंबर पे जो बच्चा बैठा है वो
फिर क्या होगा, जो 10th नंबर पे बच्चा बैठा है वो, मतलब मैं क्या कर रही हूँ, 5 के गैप पे जो स्टूडेंट बैठा है वो मेरा क्या बन जाएगा, सैंपल बन जाएगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड कहते हैं। यहाँ पे आप क्या करते हो, रैंडमली कोई एक नंबर पिक करते हो, उस नंबर को उन्होंने क्या दिया है, केथ एलिमेंट, उस नंबर को उन्होंने नाम क्या दे दिया, केथ एलिमेंट, कोई भी एक रैंडम नंबर, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, जैसे मैंने यहाँ पे 100 थे तो मैंने बोल दिया एवरी 5th स्टूडेंट। तो हर 5th स्टूडेंट जो होगा, 5th के गैप पे जो इंटरवल पे स्टूडेंट बैठा होगा वो क्या हो जाएगा, वो मेरा सैंपल हो जाएगा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको सिस्टमैटिक सैम्पलिंग मेथड क्या है वो क्लियर है। ये अगेन एक रैंडम सैम्पलिंग मेथड का ही मेथड है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे आपके रैंडम सैम्पलिंग या जिसको आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी कहते हो, उसके सारे के सारे 5 के 5 मेथड्स यहाँ पे क्या हो गए हैं, कवर हो गए हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग या रैंडम सैम्पलिंग के पांचों मेथड यहाँ पे कवर हो चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जो नेक्स्ट मेथड ऑफ सैम्पलिंग है वो क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। अब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड क्या होता है, इसका बेसिक मीनिंग है मैंने आपको पहले ही बताया था लेक्चर के स्टार्टिंग में। जब आप क्या करते हो, पूरी पॉपुलेशन को डिवाइड करते हो, ठीक है, और उसमें से रैंडमली नहीं, लेकिन रैंडमली ना करके नॉन रैंडमली आप किसी को भी एज अ सैंपल सिलेक्ट कर देते हो, तो उसे ही हम क्या करते हैं, उसे ही हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड कहते हैं। यहाँ पे आपके पॉपुलेशन के हर एक मेंबर को इक्वल चांस नहीं है सिलेक्ट होने का एज अ सैंपल, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड कहते हैं। ठीक है, अब अगेन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड में 4 मेथड्स आते हैं, कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जजमेंट सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग और स्नोबॉल सैम्पलिंग। राइट, इनको अब डिटेल में डिस्कस करते हैं एक एक मेथड को, क्योंकि मैंने पहले ही बताया आपको पेपर में हमेशा क्वेश्चन फिक्स है, एक दो क्वेश्चन आपको प्रोबेबिलिटी या नॉन प्रोबेबिलिटी में से किसी से भी आता ही आता है, या इवन कभी कभी मैचअप दे देते हैं। एक साइड आपके प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी के सैम्पलिंग मेथड्स मिक्स होते हैं और उसके मीनिंग आपको नेक्स्ट साइड पे दिए रहते हैं, तो आपको मैच करना होता है। राइट, चलिए देखते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स को एक एक करके। सबसे पहले पहले तो क्या है आपका, सबसे पहले पहले आपका कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अब नाम से क्लियर है, यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे जो भी रिसर्चर है वो क्या कर रहा है, इक्वल चांस नहीं दे रहा है अपने सैंपल, अपने मेंबर को, अपने पॉपुलेशन के मेंबर को सैंपल में सिलेक्ट होने का। और वो कैसे सिलेक्ट कर रहा है, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, जो भी उसके क्लोज है उसी को ही वो क्या कर रहा है, अपने सैंपल में सिलेक्ट कर रहा है। जैसे सपोज मुझे क्या करनी है, ये नॉर्मली ना कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड सबसे ज्यादा कहाँ पे यूज किया जाता है, ये यूज किया जाता है मार्केटिंग रिसर्च में। मार्केटिंग रिसर्च में कैसे, सपोज आपको याद होगा बचपन में जब आप मॉल जाते थे, तो मॉल में ना वहाँ पे ना पक्का कोई ना कोई ऐसे स्टॉल लगा के बैठा रहता था जूसेस का, है ना। वो क्या बोलता था, आप जूस टेस्ट कीजिए फ्री में और हमें बताइए आपको जूस का टेस्ट कैसा लगा या फ्लेवर कैसा लगा वगैरह वगैरह। तो वो पर्सन क्या करता था, जो जूस आपको टेस्ट करवाता था फ्री में, वो क्या कर रहा था, वो कन्वीनियंस सैम्पलिंग को ही तो यूज कर रहा था। जो भी लोग मॉल में उस स्टॉल के आजू बाजू में होते थे, वो पर्सन क्या करता था, वो स्टॉल वाला क्या करता था, सिर्फ उन्हीं लोगों को बोलता था जूस टेस्ट करके बताओ आपको कैसा लग रहा है ना। तो उसने क्या किया, जो भी लोग उसके क्लोज हैं, आ गए हैं, उसी को वो क्या बना देता है, उसी को ही वो सैंपल सिलेक्ट कर देता है। यानी उसने मॉल के सारे लोगों को इक्वल चांस नहीं दिया सैंपल में सिलेक्ट होने का। उसने क्या किया, उसने अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जिसको उसको जरूरी लगा, उसने कन्वीनियंटली उसको अपने सैंपल में पिक कर लिया। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे ही हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग कहते हैं। ये टाइप की सैम्पलिंग सबसे ज्यादा यूजफुल कहाँ पे होती है, एक तो मैंने आपको एग्जांपल दिया मार्केटिंग रिसर्च के केस में, दूसरा पायलट टेस्टिंग के केस में, दूसरा किस में, पायलट टेस्टिंग के केस में। पायलट टेस्टिंग क्या होता है, जब भी आप क्वेश्चनर बनाते हो अपने रिसर्च में, तो आप क्या करते हो, डायरेक्टली उसको बनाने के बाद क्वेश्चनर फिल नहीं कराते हो, पहले आप पायलट टेस्ट करते हो। छोटी से सैंपल पे आप टेस्ट करके देखते हो कि आपका क्वेश्चनर सही बना है कि नहीं। तो उस केस में भी आप क्या करते हो, कन्वीनियंस सैम्पलिंग को यूज करते हो। क्यों, क्योंकि आप सारे लोगों से तो डेटा कलेक्ट नहीं कर रहे हो, आप तो थोड़े ही लोगों से डेटा कलेक्ट कर रहे हो। तो जो थोड़े लोग आपके सबसे क्लोज रहेंगे, सबसे आपके इजीली रीचेबल रहेंगे, आप उनको ही क्या करते हो, सिलेक्ट करते हो एज अ सैंपल। तो उसमें आप क्या करते हो, पायलट टेस्टिंग के केस में भी आप क्या करते हो, कन्वीनियंस सैम्पलिंग का यूजेज करते हो। यहाँ पे कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे जो भी लोग आपके लिए अवेलेबल हैं और विलिंग टू पार्टिसिपेट हैं, आप उन सब से क्या करते हो, डेटा कलेक्ट कर लेते हो। ठीक है, आई होप कन्वीनियंस सैम्पलिंग मेथड क्या है वो अच्छे से क्लियर है। कमिंग टू सेकेंड टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड, जिसको आप जजमेंट सैम्पलिंग भी बोलते हो, पर्पसिव सैम्पलिंग भी बोलते हो। अब यहाँ पे भी नाम से ही क्लियर है, जहाँ पे रिसर्चर्स क्या करते हैं, अपनी जजमेंट पे रिलाय करते हैं इन चूजिंग मेंबर्स ऑफ द पॉपुलेशन, है ना। जैसे सपोज आप डांस रियलिटी शोज देखते हो, सपोज डांस इंडिया डांस चलता है या बाकी जो भी रियलिटी शोज चलते हैं, उसमें भी तो क्या करते हैं वो लोग, जो जजेस का पैनल बैठा रहता है वो क्या करता है, जजमेंट सैम्पलिंग ही तो करता है। क्यों? क्योंकि जितने भी लोग वहां पे डांस करते हैं वो जजेस अपने जजमेंट के हिसाब से क्या करते हैं, उनमें से बेस्ट डांसर्स को पिक करते हैं। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, जजमेंट सैम्पलिंग कहते हैं, या इसका दूसरा नाम क्या है, पर्पसिव सैम्पलिंग है। क्यों क्यों इसका दूसरा नाम पर्पसिव सैम्पलिंग क्यों है? क्योंकि ये जो जजेस हैं उनका एक प्रायर नॉलेज होगा उनके पास, ऑब्वियस है, जो डांस इंडिया डांस को जज कर रहा होगा उसको डांसिंग का कुछ तो नॉलेज होगा, और उनका पर्पस क्या है, हम बेस्ट डांसर को सिलेक्ट करें। तो वो अपने माइंड में पर्पस ध्यान में रख के अपनी जजमेंट के हिसाब से, अपनी प्रायर नॉलेज के हिसाब से क्या करते हैं, किसी को भी सिलेक्ट कर लेते हैं एज अ विनर। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम जजमेंट सैम्पलिंग या तो पर्पसिव सैम्पलिंग कहते हैं। ये नॉन रैंडम सैम्पलिंग क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे आपके पास इक्वल चांस नहीं है सिलेक्ट होने का। जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, सबको इक्वल चांस तो नहीं मिल रहा है सिलेक्ट होने का। जो भी जजेस को सही लगा उसको वो विनर बना देंगे। तो जरूरी थोड़ी है हर एक का जजमेंट राइट हो, है ना, हर एक को इक्वल चांस तो मिला नहीं। ठीक है, आई होप जजमेंट सैम्पलिंग या पर्पसिव सैम्पलिंग क्या है वो अच्छे से क्लियर है आप सभी को। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका कोटा सैम्पलिंग। अब ये भी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे एक फिक्स्ड कोटा होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक फिक्स्ड कोटा होता है। क्या होता है, यहाँ पे एक फिक्स्ड कोटा होता है। उस कोटा के हिसाब से आप क्या कर लेते हो, आप क्या करते हो, पूरी की पूरी पॉपुलेशन में से रैंडमली किसी को भी पिक कर लेते हो। जैसे से फॉर एग्जांपल, जब आप जॉब्स के लिए जाते हो तो क्या होता है, सपोज 5 सीट वेकेंट है, उसमें से एक सीट रिजर्व्ड है एससी कैटेगरी के लिए, एक सीट रिजर्व्ड है एसटी कैटेगरी के लिए, और बाकी तीनों, एक सीट रिजर्व्ड है सपोज ओबीसी कैटेगरी के लिए, और बाकी जो 2 सीट्स है वो किसके लिए रिजर्व्ड है, वो जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, कोटा सैम्पलिंग कहते हैं। क्यों कोटा सैम्पलिंग कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या कर दिया, एक फिक्स कोटा था, टोटल 5 सीट थी, उसमें से कोटा क्या था, एक एक स्टूडेंट का, है ना। कोटा कैसा था आपका, एक एक स्टूडेंट का था ना। एक एससी वाले को सिलेक्ट करना है आपको, एक एसटी वाले को, एक ओबीसी को, और बाकी जो 2 स्टूडेंट्स हैं वो आप क्या कर सकते हो, किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे कोटा फिक्स है। जो 5 सीट है उसमें से एक एससी कैंडिडेट को ही जाएगी, एक एसटी कैंडिडेट को ही जाएगी, एक ओबीसी कैंडिडेट को जाएगी, और बाकी जो 2 सीट है वो जनरल कैटेगरी की कैंडिडेट्स को जाएंगी। तो यहाँ पे आप अपने फिक्स्ड कोटा के हिसाब से, एक फिक्स्ड नंबर के हिसाब से ही आप क्या करते हो, सिलेक्शन करते हो सकता है सपोज जो एसटी कैंडिडेट है वो आया ही नहीं, कोई भी जो कैंडिडेट्स आए थे इंटरव्यू के लिए, जॉब के लिए, उसमें से कोई एसटी कैंडिडेट आया ही नहीं। फिर आप क्या करोगे, आप उसकी सीट को वेकेंट ही छोड़ दोगे। क्यों? कोई आया ही नहीं था, तो यहाँ पे एक जन को सिलेक्ट करना था, लेकिन रियलिटी में आपने क्या किया, किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि कोई एसटी कैटेगरी का आया ही नहीं था इसलिए। राइट, तो कोटा सैम्पलिंग के केस में क्या होता है, फिक्स्ड कोटाज रहते हैं, उसके हिसाब से ही आप सैंपल को सिलेक्ट करते हो। ठीक है, तो इसलिए भी ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड बन जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है, आप कोटा के हिसाब से ही काम करते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका स्नोबॉल सैम्पलिंग। नेक्स्ट क्या है, स्नोबॉल सैम्पलिंग, जिसका दूसरा नाम, स्नोबॉल सैम्पलिंग का ही दूसरा नाम क्या है, चेन रेफरल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग का ही दूसरा नाम क्या है, चेन रेफरल सैम्पलिंग। अब यहाँ पे क्या होता है, ये ऐसी टाइप की सैम्पलिंग है जिसमें आपको सैंपल इजीली नहीं मिलता, बहुत रेयरली आपको सैंपल मिलता है। इस केस में आप क्या करते हो, जब भी आपको सैंपल बहुत रेयरली मिल सकता है, उस केस में आप क्या करते हो, स्नोबॉल सैम्पलिंग का यूज करते हो। जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल, आपने, अगर आप में से किसी ने जय हो मूवी देखी होगी सलमान खान की, तो उसमें कैसा था, वो बोलता था आप एक आदमी की मदद करो, उस एक को बोलो और 3 की मदद करे, और फिर उन तीनों को भी बोलो वो आगे और 3 की मदद करे। यानी वो क्या कर रहा था, वो एक चेन बना रहा था ना, एक ने 3 की मदद की, फिर वो 3 और 3 की मदद करेंगे, ऐसे करके
क्या हो जाएगी, चेन बनती जाएगी, है ना। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम स्नोबॉल सैम्पलिंग कहते हैं, या आप इसको चेन रिफिल सैम्पलिंग भी कह सकते हो। ये किस केस में होता है, जब आपको सैंपल मिलना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बहुत ही रेयर होता है कि आपको उसका सैंपल इजीली मिलेगा ही नहीं, तो उस केस में आप क्या करते हो, उस केस में आप स्नोबॉल सैम्पलिंग या चेन रेफरल सैम्पलिंग को यूज करते हो। जैसे कि से फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि ड्रग्स की बात करूं, मुझे चेक करना है कितने बच्चे ड्रग्स लेते हैं, तो अब मैं किसी को भी आप में से पूछूंगी आप ड्रग्स लेते हो कि नहीं, कोई बताएगा क्या मेरे को इजीली कि हाँ मैं मैम ड्रग्स लेता हूँ नहीं लेता हूँ, नहीं, कोई भी नहीं बताएगा, कोई भी एडमिट नहीं करेगा इजीली, राइट। तो उस केस में क्या होगा, मैंने एक स्टूडेंट या एक पर्सन पकड़ लिया जो ड्रग्स लेता है, उस एक पर्सन से पूछा मुझे बता दूसरा कौन लेता है, उस दूसरे से पूछा तीसरा कौन लेता है, तीसरे से चौथे पे गई, चौथे से पांचवे पे गई, पांचवे से छठवे पे गई, वैसे क्या बन गए, एक चेन बन गई। क्यों, एक ने मेरे को दूसरों का बारे में बता दिया, राइट। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, स्नोबॉल सैम्पलिंग। आप जयहो का एग्जाम्पल याद रख सकते हो, या ये ड्रग्स वाला एग्जाम्पल याद रख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पे आपके जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स है वो भी कंप्लीट होते हैं। सो थैंक यू। लेक्चर मुझे पता है थोड़ा बड़ा हो गया, बट ट्रस्ट मी यहाँ से आपको हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए प्लीज इस लेक्चर को पूरा देखिए, अच्छे से समझिए, हर एक मेथड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से 110% क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, ठीक है। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड सब्सक्राइब कीजिए अगर आप न्यू है तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।